चलो भैया देखो, पहला सवाल है कि बार किसकी इकाई है? ताप की, तापक्रम की, विद्युत की या वायुमंडलीय दाब की? तो क्या होता है, आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, दाब होता है, एक होता है दाब, प्रेशर। तो दाब क्या है? दाब क्या है? किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। तो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को लगने वाला बल दाब कहलाता है। ये बताया गया है कि दाब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल बटे क्षेत्रफल। मतलब प्रेशर P इजिकल टू F अपॉन A। प्रेशर दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक लगने वाले बल पर और एक लगने वाले क्षेत्रफल पर। बल ज़्यादा होगा प्रेशर ज़्यादा लगेगा, बल कम होगा प्रेशर कम होगा। देखिए यहाँ से कह रहे हैं कि P अनुक्रमानुपाती F, जितना F बढ़ाओगे उतना ही प्रेशर बढ़ेगा। कहीं भी आप देख लो, वस्तु पर, इंसान पर, कहीं भी जितना आप फोर्स ज़्यादा डालोगे उतना प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखिए, अगर फोर्स को कम कर देंगे तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं, सेम प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इंसान ये चाहता है कि वो कम बल लगा के ज़्यादा काम करे। भाई इंसान क्या चाहता है कि बल कम लगाए और काम ज़्यादा करे। इसीलिए F जो है P जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता 1 अपॉन एरिया के। देखो P ऊपर है, A नीचे है। इसका मतलब ये निकल कर आता है कि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही प्रेशर कम होगा। अगर क्षेत्रफल बढ़ा लेते हैं तो दाब कम होता है। इसलिए आपने सुना होगा कि जो व्यक्ति दलदल में फंसा होता है उसे लेटने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि लेटने से उसके शरीर का क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा, जिससे प्रेशर कम बनेगा, और प्रेशर कम होगा तो वो दलदल में कम धंसेगा। अगर मैं दोनों पैरों पर खड़ा हूँ तो मेरे दोनों पैरों का क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसलिए दाब कम लग रहा है। लेकिन अगर मैं एक पैर पर खड़ा हो जाऊँ तो पूरे शरीर का भार एक ही पैर पर आ जाएगा, तो दाब कैसा लगेगा? ज़्यादा लगेगा। कभी आपने देखा होगा कि गुस्से में किसी चीज़ को दबाने के लिए हम एक पैर का इस्तेमाल करते हैं, एक पैर रख कर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक पैर का प्रेशर ज़्यादा होता है। ऐसी देखिए, अगर एरिया कम हो जाएगा तो उतने ही बल का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। क्षेत्रफल कम होगा तो दाब ज़्यादा लगेगा। एक खुट्टल धार का चाकू होता है और एक तेज़ धार का चाकू होता है। अगर कोई तेज़ धार का चाकू है तो समझिए उसका तेज़ धार वाले चाकू की धार का क्षेत्रफल कम है, इसलिए दाब कैसा लगेगा? क्षेत्रफल कम होगा तो दाब ज़्यादा लगेगा। तो सेब को अगर काटना है चाकू से तो धार कैसी रखनी पड़ेगी? चाकू की तेज़ रखनी पड़ेगी या खुट्टल रखनी पड़ेगी? मोटी तेज़ रखनी पड़ेगी। जितनी धार तेज़ होगी उतना ही कम बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि दाब उतना ही ज़्यादा लगेगा। करेक्ट। तुमने देखा होगा भारी वाहनों के टायर जो होते हैं चौड़े होते हैं, मोटे होते हैं, और देखा होगा डबल जोड़े में होते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उतने प्रेशर। अगर टिलारी में सिंगल टायर लगा दिया जाए
तो समझ लीजिए ट्राली के नीचे ज़मीन में धंसने की संभावना ज़्यादा रहेगी। आपने देखा होगा जो रेलगाड़ी होती है, ट्रेन, उसकी पटरी के नीचे है ना सीमेंट के स्लीपर लगाए जाते हैं, क्योंकि स्लीपर उसके एरिया को बढ़ाते हैं, और जब एरिया बढ़ता है तो प्रेशर कम लगता है। इससे ट्रेन नीचे नहीं बैठती। नीचे के स्लीपर हटा दो और उस पटरी पर ट्रेन चलाओ तो पटरी क्या हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। चलिए, एक चीज़ आपको याद ये रखनी है कि दाब को हम 3 प्रकार से व्यक्त करते हैं। देखिए, ठोस के दाब का मात्रक, ठोसों के दाब का मात्रक होता है बेटा, देखो, बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता मीटर, मीटर स्क्वायर। तो ठोसों के दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और अगर द्रवों के दाब की बात करें, द्रवों के दाब का मात्रक तो द्रव दाब का मात्रक होता है बेटा पास्कल। क्या होता? पास्कल का नियम भी पढ़ा होगा आपने। और एक होता भैया, हाँ, गैसों का दाब। गैसों के दाब या उसे कहते हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब। तो गैसों के दाब या वायुमंडलीय दाब का जो मात्रक होता है वो होता है बेटा बार। क्या होता? बार। एक चीज़ आपको और थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। एक सवाल आता है, द्रव दाब मापी क्या है? द्रव दाब मापी तो वो होता है मैनोमीटर। द्रवों के दाब को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? मैनोमीटर। और एक और याद रखना, रक्त दाब मापी क्या है? रक्त दाब मापी, रक्त के दाब को नापने वाला यंत्र, स्फिग्नो मैनोमीटर। क्या है? स्फिग्नो मैनोमीटर। स्फिग्नो मैनोमीटर। ठीक है, नोट करो, बहुत अच्छी चीज़ है। पेपर में आने लायक सवाल होते हैं सब ये। हमसे तो ये पूछा था कि बार किसकी इकाई है, तो बेटा बार किसकी इकाई है? बार किसका मात्रक है? तो वायुमंडलीय दाब का। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। अच्छा देखो, ये ताप क्रम कह दो या ताप कह दो, बात एक ही है। तो ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड भी कह देते हैं। तो केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए अगले सवाल की तरफ चलें। तो अगले क्वेश्चन में हमसे कुछ बोला गया है इसी तरीके की बातों को याद रखना। द्रव दाब मापी क्या है? मैनोमीटर। रक्त दाब का मापी क्या है? स्फिग्नो मैनोमीटर। ठीक है। ठोसों के दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। द्रव दाब का मात्रक होता पास्कल। वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता बार। और ये भी याद रखें कि प्रेशर बल के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना ज़्यादा बल बढ़ाते हैं उतना ही क्षेत्रफल बढ़ता है, दाब बढ़ता है। और जितना बल कम कर देंगे दाब भी कम हो जाएगा जब एरिया स्थिर होगा तो। और अगर बल स्थिर है तो दाब व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया के। एरिया के बढ़ाने पर दाब घटता है और एरिया के घटाने पर दाब बढ़ जाता है। अगले सवाल को अगर देखें तो अगले सवाल में कुछ इस तरीके की बात थी। कह रहे हैं लाफिंग गैस क्या है? कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इनमें से कोई नहीं है। लाफिंग गैस मतलब हंसाने वाली गैस। सुना होगा लाफिंग गैस क्या है? हंसाने वाली गैस है। ठीक है, तो किसको लाफिंग गैस कहते हैं भाई? देखिए, लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस,
लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस? देखो भैया, ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब N2O। ये लाफिंग गैस है, इसे हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। एक्चुअल में ये एक निश्चेतक गैस है। क्या है? निश्चेतक गैस है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस एक निश्चेतक गैस है। ज़्यादा सूंघने पर आदमी बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाता। और ये भी बोला गया है कि हार्ट के पेशेंट अगर कोई इसे सूंघ लेता है तो उसकी डेथ तक हो सकती है, लाफिंग गैस। ठीक है, लाफिंग गैस ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं इसको हम। ये नाइट्रस ऑक्साइड है जिसको लाफिंग गैस कह रहे हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में दो बातें आप देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होता। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र है वो सबको पता है, CO2। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में एक ख़ास बात और है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाती है। शुष्क बर्फ कहलाती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं हम? शुष्क बर्फ। ठीक है, एक और चीज़ इसी से याद रखना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका काम क्या है। तो सर्वाधिक वायु प्रदूषण पैदा करने का काम कौन करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और सर्वाधिक ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन बढ़ाने में हरित गृह प्रभाव पैदा करने वाली गैस कौन सी है? CO2। तो यह सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन, तो यह सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में एक और बात आप नोट कर लें जो इम्पोर्टेंट है। यह प्रकाश संश्लेषण में काम आती है। होता क्या है, आपने सुना भी होगा कि देखिए पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से CO2 लेते हैं, पृथ्वी से जल लेते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की स्थिति में और क्लोरोफिल के कारण क्लोरोफिल मतलब क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? मैग्नीशियम। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस बनाते हैं क्या? बोलो O2। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? अपचयन ग्लूकोज में। और जल का क्या होता है बेटा? जल का होता है ऑक्सीकरण। जल का ऑक्सीकरण होता है और
जल का ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है बेटा? अब यहाँ से सवाल पूछते हैं, देखो अभिक्रिया में भाग लेने वाली चीज़ों को अभिकारक कहते हैं, तो ये अभिकारक हैं। तो बताइए मुख्य अभिकारक क्या है? तो मुख्य अभिकारक है कार्बन डाइऑक्साइड, और अभिक्रिया के बाद बनने वाली चीज़ों को उत्पाद कहते हैं। तो बताइए मुख्य उत्पाद क्या है? मुख्य उत्पाद, पौधों का मुख्य उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? ग्लूकोज है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? अपचयन। और जल का क्या होता है? ऑक्सीकरण। ठीक है, जल का ऑक्सीकरण। चलो बाकी बाद में देख लेंगे।